रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर फौज का रेजिमेंटल ऑफिस था। मुझे वहाँ एक कैप्टन के सामने पेश किया गया तो मैंने इसे अंग्रेज़ी में कहा, मेरे पतलून की पिछली जेब में एक बटवा है जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड है। इसे एक नज़र देखो, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा मुखबर दफ्तर के बाहर खड़ा था। मेरे हाथ अभी तक पीछे बंधे हुए थे और मेरे दाएं बाएं दोनों फौजी जवान खड़े थे। कैप्टन ने, जो एक नौजवान मद्रासी था, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिले। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मेरे पतलून की पिछली जेब में बड़ी रौनक और शान बेनियाजी से हाथ डालकर बटवा निकाला और इसमें से शनाख्ती कार्ड खोल कर देखा। इस वक्त मुझे कर्नल सारथी के इन अल्फाज का जिंदा नमूना नजर आया कि ये कार्ड एक तिलस्म है और खुलजा सिम का दर्जा रखता है। जो ही कैप्टन ने मेरे शनाख्ती कार्ड पर मिलिट्री सीक्रेट सर्विस की खास मोहर के साथ B69 लिखा हुआ देखा, एकदम से अटेंशन हो गया। इसने पहला काम ये किया कि मिलिट्री पुलिस के दोनों जवानों को ठुड्डे मारे और चीख कर अपनी ज़बान में कोई हुक्म दिया। फ़ौरन मेरे हाथ खोल दिए गए। मद्रासी कैप्टन ने मेरे सामने आकर एक ज़ोरदार सलूट मारा और अदब से मेरा शनाख्ती कार्ड और बटवा मुझे पेश करते हुए अंग्रेज़ी में कहा, सर इन्हें माफ़ कर दें, इनको आपके बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये कहकर वो मुझे लेकर दफ्तर से बाहर आ गया। बाहर वही काला कलोटा धोती पोश मुखबर खड़ा था जिसने मुझे गिरफ्तार करवाया था। वो अपनी कामयाबी पर बेहद खुश था। मद्रासी कैप्टन बाहर निकलते ही इस मुखबर की तरफ इशारा करके चलाकर कुछ कहा। फौजी जवान इसकी तरफ लपके और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो चीखता रहा, चलाता रहा, अपनी ज़बान में न जाने क्या कुछ कहता रहा। कभी कभी इसके मुंह से पाकिस्तान भी निकल जाता था। वो यही कह रहा होगा कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ, मगर खुदा जाने B69 के हरूफ में क्या तिलस्म था कि मद्रासी कैप्टन की आंखों पर जैसे पर्दा सा पड़ गया था। इसने काले मुखबर को खुद 2-4 लातें रसीद की और मिलिट्री पुलिस से कहा कि इसे ले जाकर क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया जाए। अब वो मेरी आवभगत करने लगा। इसने ठंडे मशरूब मंगवा लिए और बड़ी लजाजत से बोला, सर ये मेरी गलती नहीं थी, मुझे उम्मीद है कि आप हेडक्वार्टर में मेरी शिकायत नहीं करेंगे। मालूम हुआ कि B69 नंबर का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला तरीन डिपार्टमेंट से था। ये वो लोग थे कि जिनके इशारे पर बड़े से बड़े सरकारी अफसर को गिरफ्तार किया जा सकता था। मैंने मद्रासी कैप्टन को यकीन दिलाया मैं इसके खिलाफ शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि इसकी फ़र्ज शनासी की तारीफ़ करूंगा। वो बेहद खुश हुआ, अपनी जीप निकाली और मुझे होटल तक छोड़ने आया। वहाँ वो जीप से उतरा, एक बार फिर मुझे एक ज़बरदस्त लूट मारा और हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। शनाख्ती कार्ड के खुफिया नंबर ने नहायत नाजुक वक़्त में मेरी मदद की थी। रात में जल्दी सो गया। सुबह उठा। नकाशपोश इंडियन जासूस से दूसरी मुलाकात के बाद 9 दिन पूरे हो गए थे। ये 10वां दिन था। आज मुझे दिल्ली जाने के लिए तैयार रहने की ताकीद की गई थी। मुझे किसी वक्त भी लेने के लिए कोई आ सकता था। मैंने शेव की, धोती कुर्ते की बजाय बुश शर्ट और पतलून पहनी। ब्रीफ केस में ज़रूरी चीज़ें रखीं, अलबत्ता V2 की गोलियां और जहरीला सिगार जेब में ही रहने दिया। होटल वालों का बिल अदा करके बैरों को भी टिप दे दी। दोपहर का खाना कमरे में खाया, फिर कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। मुझ पर गनूदगी सी तारी हो रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कर्नल नारोमनी। मैंने अपना खुफिया कोड बताया। मुझे फ़ोन पर हदायत की गई कि टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंचो और गेट नंबर 3 पर इंतज़ार करो। फ़ोन बंद कर दिया गया। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी, अपनी तमाम चीज़ों को आखिरी बार चेक किया और ब्रीफकेस उठाकर होटल के दरवाजे पर आ गया। एक टैक्सी रोककर मैंने ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने के लिए कहा और दिल में खुदा का शुक्र अदा करके तृष्णापुली को अलविदा कह रहा था। एयरपोर्ट पर काफ़ी रौनक थी। दिल्ली जाने वाले इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट तैयार थी। मैं हदायत के मुताबिक गेट नंबर 3 के करीब एक तरफ इलेक्ट्रिक वाटर कूलर के पास खड़ा हो गया। 2-3 मिनट के बाद वही काला कलोटा धोती पोश एजेंट हाथ में थैला लिए मेरी तरफ बढ़ा। वो हस्बे आदत मुस्कुरा रहा था। इसने मुझसे हाथ मिलाया और बोला, मौसम खुशगवार है कर्नल मनी। मैंने असबात में जवाब दिया तो इसने थैले में से खाकी रंग का एक लिफाफा निकालकर मुझे दिया और कहने लगा,
इसमें दिल्ली तक का टिकट है। तुम्हारा सीट नंबर 15A है। तुम्हारी बगल वाली सीट पर एक नीले कोट और सफ़ेद मफलर वाला एक मुसाफिर बैठा होगा, जिसके माथे पर जख्म का निशान होगा। इससे कोट दरियाफ्त करना, वो हमारा आदमी है और तुम्हें दिल्ली तक पहुंचा कर वापस आ जाएगा। ये कहकर वो तेज़ी से वापस चला गया। मैंने लिफाफे में से टिकट निकालकर गेट पर दिखाया और हवाई जहाज़ की तरफ बढ़ा। जहाज़ पर सीढ़ी लगी थी और नीचे सामान भरा जा रहा था। जहाज़ के अंदर काफ़ी मुसाफिर बैठे थे। एयर होस्टेस मुझे लेकर मेरी सीट की तरफ बढ़ी। मेरी साथ वाली सीट पर एक पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी बैठा अंग्रेज़ी का रसाला पढ़ रहा था। इसके गले में सफ़ेद मफलर और कोट का रंग नीला था। जब मैं अपनी सीट पर बैठने लगा तो इसने रसाले के किनारे से मुझ पर एक निगाह डाली। मैं सीट पर बैठकर सामने से रसाला निकाल कर पढ़ने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कोट दोहराया। इस आदमी ने भी कोट दोहराया। इसके बाद हम खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद जहाज़ आसमान की बुलंदियों की तरफ उठ रहा था। दिल्ली तक इसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस खामोश बैठा रसाला पढ़ता रहा। मैंने भी इसे मुखातब नहीं किया। जहाज़ दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर रहा था तो इसने मेरी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से कहा, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। जहाज़ रनवे पर उतर चुका था। दिल्ली में मौसम ठंडा था। मुझे बुश शर्ट में सर्दी महसूस होने लगी थी। मेरा पुरअसरार गाइड एयरपोर्ट लाउंज में मेरे आगे आगे चल रहा था। बाहर एक जानब कोने में नस्वारी रंग की एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी, जिसमें ड्राइवर बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरे गाइड को देखकर ड्राइवर ने सिगरेट फेंक दिया। बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला। हम खामोशी से पिछली सीट पर बैठ के और गाड़ी रवाना हो गई। धूप ढल रही थी। दिल्ली की शहर के मुज़ाफ़ात में आबादी बहुत फैली हुई थी। चौराहों में कहीं महात्मा गांधी और कहीं पंडित नेहरू और कहीं भाई पटेल के मुजस्मे लगे हुए थे। मंदिरों के सुनहरे किल्स डूबते सूरज की धूप में चमक रहे थे। कहीं कहीं किसी मस्जिद का मीनार भी दिखाई दे जाता था। मैं दिल्ली शहर पहले भी आ चुका था, लेकिन इसके नक्शे से ज़्यादा वाकफियत नहीं थी। मेरा गाइड हस्बे मामूल खामोश था। वो जेब से पॉकेट साइज की हिंदी किताब निकाल कर पढ़ रहा था। नई दिल्ली के बड़े रेलवे पुल को अबूर करने के बाद गाड़ी का रुख पुरानी दिल्ली की तरफ हो गया। खुदा जाने कौन कौन सी सड़क से होती हुई गाड़ी अलीपुर रोड पर पहुंची तो मैंने कुदसिया गार्डन के पुराने मुगलई दरवाजे को पहचान लिया। पहले इस दरवाजे पर जंगली गुलाब की बेलें चढ़ी हुई थीं। अब गेट के चौकोर सुर्ख जीनों वाले सतूनों से जा जंकार साफ कर दिया गया था और बाहर एक तरफ खोखे में खड़ा एक सिपाही पहरा दे रहा था। गाड़ी आगे जाकर लखनऊ रोड की तरफ बढ़ गई और कुछ देर बाद एक ठंडे खामोश बरामदे वाली बुसीदा सी कोठी के पोर्च में जाकर रुक गई। यहाँ गाइड ने पहली बार जुबान खोली और मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाकर वो कहा, इसमें कोठी की चाबी और तुम्हारे नाम हदायत मौजूद हैं। ड्राइवर ने बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैंने बात करनी चाहिए तो पुरअसरार गाइड ने आंखों ही आंखों में मुझे खामोशी से चले जाने का इशारा किया। मैंने ब्रीफकेस उठाया और गाड़ी से उतर आया। गाड़ी आउटगेट से बाहर निकल गई। कोठी काफ़ी पुरानी थी और लगता था कि यहाँ एक मुद्दत से इसकी सफाई नहीं हुई। तेज़ हवाओं ने दरख्तों के पत्ते बरामदे में भी फैला रखे थे। बरामदे में कोठी का ऊंचा दरवाज़ा था जिस पर ताला लगा था। मैंने लिफाफा खोला। इसमें चाबी और मज़ीद एक सरबमहर लिफाफा पड़ा था। ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। एक नीम रोशन ठंडी राहदारी थी। मैंने दीवार पर लगा बिजली का बटन दबाया और छत से लटकी बत्ती रोशन हो गई। चंद कदम चलने पर बाएं जानब कमरे का दरवाज़ा आ गया। इसे खोला तो देखा कि कमरा साफ सुथरा है। पलंग, कुर्सी, मेज़, अलमारी सब कुछ मौजूद थे। फर्श पुराने कलीन से ढका हुआ था। बाहर की तरह खुलने वाली खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ था। कार्नर्स पर एक स्याह हिरन का मुजस्मा पड़ा है। तपाई पर एक टेलीफोन भी मौजूद था। मैंने ब्रीफकेस पलंग पर रखा, अलमारी खोली। स्लीपिंग सूट और खद्दर के कुर्ते पजामे के 4 जोड़े रखे हुए थे। मैंने खिड़की का पर्दा हटाने के बजाय टेबल लैंप जलाया और लिफाफे में से अंग्रेजी में टाइप किया हुआ खत निकालकर पढ़ना शुरू किया। B78 किचन में लोहे का एक छोटा सा सेफ है। इसकी चाबी नीले रंग की तामचनी के केतली में पड़ी है। सेब में तुम्हें कुछ रुपए मिलेंगे जो तुम्हारी ज़रूरत के लिए हैं।
तुम अपनी अहम अशिया सेफ में मुखफल करके रख सकते हो। तुम्हें कुछ दिन यहाँ ठहरना पड़ेगा। तुम शहर में आ जा सकते हो। रात को 9 बजे के बाद तुम्हें हर हाल में अपनी क़यामगाह पर वापस आना होगा। मैं फ़ोन पर तुमसे रात 9 बजे के बाद किसी भी वक्त बात कर सकता हूँ। मेरा कोड नंबर B79 है। अगली हदायत का इंतज़ार करो। पाम ऑयल नारोमनी। किचन कमरे के बाहर राहदारी के आखिर में वाक़या था। कोने में लोहे का छोटा सा सेफ था। केतली से चाबी निकालकर इसे खोला तो अंदर एक लिफाफे में 2000 रुपये की करेंसी नोट थे। मैंने V2 की गोलियों वाला पैकेट इसमें रखकर सेफ बंद कर दिया। जहरीला सिगार मैं अपने पास ही रखना चाहता था। मैंने किचन का जायजा लिया। खुर्दोनोश का सामान मौजूद था। मैंने कॉफ़ी बनाई और कप लेकर कमरे में आ गया। टेबल लैंप बुझाकर खिड़की का पर्दा हटाया। खिड़की का एक पट खोलकर बाहर देखा। शाम की आमद थी। सर्दी बढ़ रही थी। अब मुझे ख्याल आया कि इन लोगों ने मेरे सर्दी के कपड़ों का कोई इंतजाम नहीं किया। मुझे फौरी तौर पर गर्म कोट पतलून की ज़रूरत थी। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने सेफ की चाबी जेब में डाली, कोठरी को ताला लगाया और कुछ रुपये साथ लेकर लखनऊ रोड से होता हुआ अलीपुर रोड पर पहुंच गया। मैंने चांदनी चौक में आकर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान से एक गर्म कोट और पतलून खरीदी और रात का खाना खाकर वापस इसी वीरान कोठी में आ गया। कम बखत ऐसा सीक्रेट मिशन था कि एक को दूसरे की खबर नहीं थी। देर बाद कहीं एक एजेंट मिलता जो कोई बात नहीं करता था। अशद ज़रूरत के वक़्त एक आध जुमला बोलता और दूसरे के हवाले करके रुखसत हो जाता। इस रात मेरे नए बॉस B79 का कोई फ़ोन ना आया, लेकिन मैं पूरी तरह सो भी ना सका। हर 10 मिनट बाद गैर शौरी तौर पर आंख खुल जाती कि कहीं टेलीफोन की घंटी तो नहीं बज रही। इसका नतीजा ये निकला कि सुबह देर तक सोता रहा। 10 बजे आंख खुली, नहाया, शेव बनाई, नाश्ता किया, फिर कोठी के अकबी वीरान बाग में कुर्सी निकालकर सुनहरी धूप में बैठकर किताब पढ़ने लगा तो बैठे बैठे नींद आ गई। आंख खुली तो 11:15 बज रहे थे। कोठी को ताला लगाया और टैक्सी लेकर जामिया मस्जिद के मुस्लिम इलाके में आ गया। यहाँ खाना खाकर मैं फ़ौरन ही वापस चल दिया। इस रात 9 बजे के बाद मेरे दिल्ली के बॉस का फ़ोन आना था। इसने मुझे हदायत की कि मैं अपनी दाढ़ी मूंछ बढ़ानी शुरू कर दूं और इसका कट ऐसा बनाऊं जैसा कि अबुल कलाम आज़ाद की दाढ़ी मूंछें थी। ये बात मेरे हक में जाती थी क्योंकि मैं भारत के शुमाली इलाके में मुश्तबा आदमी था और पठानकोट में फ़ौजी तनसीबात तबाह करके भागा हुआ था। मैंने शेव बनानी तर्क कर दी। हफ्ते के बाद मेरी छोटी छोटी खशखशी सी दाढ़ी बढ़ आई। मैंने चौक फतेहपुर की एक हजाम से अबुल कलाम आज़ाद कट बनवाया। मुझे दिल्ली की इस वीरान कोठी में रहते हुए 11 रोज़ हो गए तो एक बार फिर B79 ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक जीप मुझे लेने आ रही है, तैयार हो। ये भी हदायत की गई कि मैं V2 की गोलियां और जहरीला सिगार भी अपने साथ ले लूं। फ़ोन बंद हो गया तो मैं सोचने लगा कि कहीं मुझसे मिशन का चार्ज वापस तो नहीं लिया जा रहा। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। 10 मिनट बाद बाहर से जीप रुकने की आवाज़ आई। मैं कोठी का दरवाज़ा मुकफल करके सर्द रात में बाहर निकल आया। एक बंद जीप गेट के पास खड़ी थी। इसका ड्राइवर फौजी वर्दी में था। इसने मुझे सलूट किया और एक बंद लिफाफा जेब से निकाल कर थमा दिया। मैंने लिफाफा चेक किया तो अंदर एक छोटा सा कागज़ था जिस पर सिर्फ B79 लिखा हुआ था। यह मेरे दिल्ली के नए बॉस का शनाख्ती नंबर था। जीप में सवार हो गया। जीप अलीपुर रोड से गुजरती हुई नई दिल्ली की तरफ चल पड़ी। काफ़ी लंबा रास्ता था मगर बागों और पार्कों में से होकर गुजरता था। सड़कों की दोनों जानब की रोशनियां जगमगा रही थीं। जीप नई दिल्ली के रहायशी इलाके की एक कोठी के पोर्च में पहुंचकर रुक गई। ब्रीफ केस मेरे पास था। मैंने हस्बे हदायत V2 की गोलियों का पैकेट और जहरीला सिगार हाथ में ले लिया। कोठी के एक तरफ कमरे में रोशनी हो रही थी। ये कमरा कोठी के वश में था। मुझे एक फौजी इस कमरे में ले गया। मेरे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो पहली बार यहाँ मेरा दिल ज़ोर से धड़का। सामने दीवार पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नक्शा आवेज़ां था। एक सिख बावर्दी मेजर छड़ी मेज़ पर रखे कुर्सी पर बैठा मेरी तरफ घूर रहा था। कर्नल नारोमनी, यह कहकर वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया। मुझसे हाथ मिलाकर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इसने मुझसे पंजाबी में बात शुरू की।
इसका लहजा पाकिस्तान के ज़िला जंग के लोगों का जैसा था। हेडक्वार्टर ने तुम्हें इस खतरनाक मगर नहायत अहम मिशन के लिए इसलिए चुना है कि अमृतसर के हिंदू होने के बावजूद तुम मुसलमान के रस्म और रिवाज और इनके मज़हब के बारे में काफ़ी से ज़्यादा मालूमात रखते हो। तुम बड़ी आसानी से मुसलमान बनकर पाकिस्तान में जासूसी कर सकते हो और हमारे अहम तरीन मिशन को कामयाब बना सकते हो। तुम 2 बार पाकिस्तान जा चुके हो, ये अच्छी बात है। वैसे पाकिस्तान में हमारे जासूस मौजूद हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। जाने से पहले तुम्हें एक एजेंट के बारे में तफसील फराहम की जाएगी। अब इस नक्शे को गौर से देखो। इसने छड़ी हाथ में पकड़ ली और दीवार के साथ लगे पाकिस्तान के बहुत बड़े नक्शे पर मुझे लाहौर, मुल्तान, सखर और क्वेटा शहरों के बारे में तफसीलात बताने लगा। पाकिस्तान के ये वो नाजुक पॉइंट थे जहां जाकर मुझे अपनी सरगर्मियों का आगाज़ करना था। इसके बाद में सिख मेजर ने, जो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर था, नक्शे पर सुबह सरहद में एक ख़ास जगह छड़ी की नोक रखी और कहने लगा, तुम्हें इस मकाम पर जाना होगा। ये पाकिस्तान का बड़ा हसास इलाका है और आइंदा कुछ अरसे में यहाँ बेहद अहम वाक़या ज़ाहिर होने वाले हैं। हमें यहाँ से सियासी और फ़ौजी हालात के बारे में पूरी रिपोर्ट करनी होगी।